ये कहानी शुरू होती है ब्लैक सी के एक छोटे से द्वीप से, जहां यूरी नाम की लड़की एक गांव में रहती थी। वो अपनी कहानी सुनाते हुए बताती है कि इस गांव के लोग एक रहस्यमय जीव ओची से बहुत डरते थे, जो इस द्वीप के पहाड़ों में रहता था, जिसकी आवाजें रात को पहाड़ों से साफ सुनाई देती थी। पुराने समय से गांव के लोग इस ओची से खुद को बचाने के लिए उससे लड़ते आए थे। गांव में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहता था, जिस दौरान किसी को भी बाहर निकलने से मनाही थी, क्योंकि इसी वक्त ओची पहाड़ों से बाहर आते थे। यूरी ने खुद कभी इस ओची नाम की जीव को नहीं देखा था, लेकिन वो पक्के तौर पर यह जानती थी कि इसी के कारण उसका परिवार टूट गया था। रात के समय गांव की सुरक्षा का जिम्मा हंटर मैक्सिम के हाथों में था, जो गांव के बच्चों की एक छोटी सी टोली लेकर गश्त पर होता है। जब अचानक उसके ट्रक के रडार पर इन्हें जंगल में कुछ हलचल दिखती है, ये समझ जाते हैं कि ये ओची है। इस रहस्यमय जीव का झुंड रात के समय खाना खाने के लिए बाहर आया होता है। पूरा झुंड शांति से खाना खा रहा होता है और बेबी ओची एक कीड़े को देख उसे खाने के लिए अपनी माँ से दूर जाता है कि तभी उसकी माँ को इंसानों की भनक लग जाती है। वो जोर से चिल्लाकर पूरे झुंड को सतर्क करती है। उसी पल मैक्सिम और उसकी टोली तेज रोशनी कर इन्हें ढूंढने लगती है। ओची का झुंड तुरंत पेड़ों में छिप जाता है। उसी पल एक ओची एक बच्चे पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। मैक्सिम तुरंत बच्चों को पेड़ों को आग लगा देने के लिए कहता है, जिसके कारण छिपे हुए इन जीवों को पेड़ों से नीचे आना पड़ता है। मैक्सिम और उसकी टोली इन जीवों को भाले और गोलियां मारने लगती है। उधर मैक्सिम का बेटा पेत्रो और उसकी बेटी यूरी एक ओची पर निशाना लगा लेते हैं, जो एक पेड़ के नीचे खड़ा था। लेकिन यूरी का ध्यान पेड़ के ऊपर मौजूद बेबी ओची पर जाता है, जो इंसानों के हमले से डरकर पेड़ पर चढ़ गया था। ये ओची उसकी माँ थी और उसकी सुरक्षा कर रही थी। वो गोली नहीं चलाती, लेकिन पेत्रो इस ओची को गोली मार घायल कर देता है और बाकी के बच्चे उस बेबी ओची पर गोली चलाने लगते हैं, जिसके कारण डरकर वो पेड़ पर और ऊपर चढ़ जाता है। झुंड के बाकी ओची घायल ओची को वहां से ले जाते हैं। इस दौरान बेबी ओची भी नीचे उतरकर जंगल में भाग जाता है और ऊंचे पेड़ों से होते हुए जंगल में कहीं गायब हो जाता है। अगली सुबह मैक्सिम सभी बच्चों की तारीफ करता है कि उन्होंने कल रात बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें और बेहतर करना होगा, क्योंकि ये कल एक भी ओची को मार नहीं पाए। कुछ समय बाद डाइनिंग टेबल पर जब मैक्सिम यूरी पर गुस्सा होता है कि वो हंटिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, यूरी नाराज हो जाती है और अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। मैक्सिम और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारी माँ तुम दोनों को बचपन में छोड़कर दूर पहाड़ों में अकेले रहने चली गई थी और वो तुम दोनों से बिल्कुल प्यार नहीं करती। लेकिन यूरी कहती है, मैं एक दिन जरूर उनसे मिलने जाऊंगी। मैक्सिम यूरी को गुस्से में जंगल जाकर लगाए हुए ट्रैप्स को चेक करने के लिए कह देता है। यूरी जंगल में पहुंचती है और ट्रैप्स को चेक करने लगती है, जब उसे एक ट्रैप टूटा हुआ मिलता है और जमीन पर खून के धब्बे दिखते हैं। वो इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे ओची की आवाज आती है। यूरी तुरंत उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है और एक गिरे हुए पेड़ के पास पहुंचती है, जहां उसे पेड़ के खोखले हिस्से में बेबी ओची घायल हालत में मिलता है। उसका पैर ट्रैप में फंस गया था। बेबी ओची यूरी को देख डर के मारे बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। यूरी बेबी ओची के पैर को ट्रैप से आजाद कर देती है कि तभी वो यूरी को गिराकर वहां से भागने लगता है, लेकिन पैर में चोट होने के कारण वो ज्यादा दूर जा नहीं पाता। कुछ समय बाद यूरी अपने बैग में बेबी ओची को घर ले आती है और अपने कमरे में उसकी चोट की मरहम पट्टी करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बेबी ओची उसे अपने पास आने ही नहीं देता। उसकी तरह दिखने के लिए यूरी बच्चों की खेलने वाली नकली दांत लगा लेती है। तब जाकर कहीं ये बच्चा यूरी को उसे हाथ लगाने देता है। यूरी उसके चोट की मरहम पट्टी कर देती है, जिसके बाद ये आपस में खेलने लगते हैं। जब यूरी देखती है कि बेबी ओची यूरी के कैटरपिलर से बात करने लगता है। उधर बाहर मैक्सिम के बच्चों की टोली ट्रेनिंग करते हुए अपनी बंदूकों से कांच की बोतलों को तोड़ने लगती है। ये आवाज सुनते ही बेबी ओची डर के मारे बुरी तरह से चिल्ला पड़ता है। ये आवाज पेत्रो सुन लेता है और अगले ही पल अपनी बंदूक लेकर यूरी के कमरे में पहुंच जाता है और देखता है कि यूरी ओची के बच्चे को लेकर खिड़की से भाग रही थी। वो उसे रोकता है, लेकिन यूरी उसे कहती है, मुझे मत रोकना पेत्रो, मैं बस इस बच्चे को उसकी माँ के पास लेकर जा रही हूँ। ये सुन पेत्रो अपनी गन नीचे कर लेता है। यूरी वहां से भाग जाती है। पेत्रो ये बात किसी को भी नहीं बताता। अगली सुबह दूर पहाड़ों पर यूरी की माँ दाशा अपने भेड़ों को चरा रही होती है, जब वो ओची की आवाज सुनती है। ये उस छोटे बच्चे की माँ थी जो अपनी गुफा से दुखी होते हुए उसे पुकार रही थी। उधर यूरी को न पाकर जब मैक्सिम यूरी के कमरे में जाते हैं, उन्हें फर्श पर ओची के बाल और खून दिखता है।
यूरी किसी खतरे में है सोचकर मैक्सिम तुरंत तैयार होकर अपने बच्चों की टोली के साथ निकल पड़ते हैं। वो पेत्रो को भी अलग से घोड़े पर भेज देते हैं। ये लोग यूरी को अलग अलग जगह ढूंढने लगते हैं। उधर यूरी अपने गांव से बहुत दूर पैदल चलकर आ चुकी थी। एक दूसरे गांव में पहुंचकर भूख लगने के कारण यूरी एक स्टोर के अंदर जाकर खाने पीने के लिए सामान खरीदने लगती है। लेकिन बेबी ओची के बैग से बाहर आने के कारण स्टोर में मौजूद लोग उसे देख लेते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। यूरी तुरंत एक फ्रिज के अंदर छिप जाती है, लेकिन बेबी ओची डर के मारे और ज्यादा चिल्लाने लगता है। यूरी उसे चुप कराने की भी कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो उसके ही हाथ में काट लेता है। बेबी ओची की आवाज सुन स्टोर का एक एम्प्लॉय अपनी गन लेकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी यूरी एक शॉपिंग कार्ट के जरिए बाहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। इस दौरान बेबी ओची इतनी जोर से चिल्लाता है कि कांच की बोतलें टूटने लगती हैं, जिसके कारण स्टोर के एम्प्लॉय का निशाना चूक जाता है। यूरी कार्ट की मदद से स्टोर के दरवाजे का कांच तोड़कर बाहर निकल आती है, जिसके बाद यूरी एक आदमी की कार चुरा वहां से दूर निकल जाती है। बेबी ओची ने यूरी को जहां काटा था वो चोट अब सूजने लगा था और उस पर छाले भी पड़ने लगे थे। कुछ समय बाद काफी दूर आकर इनकी कार भी खराब हो जाती है। उधर पेत्रो अपने घोड़े पर पहाड़ों पर पहले ही पहुंच चुका था और यूरी को ढूंढ रहा था। उधर ये दोनों भी पहाड़ों में पहुंच जंगल में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ समय बाद एक पानी के छोटे कुंड के पास रुकते हैं। यूरी का हाथ का घाव अब बिल्कुल ओची के चेहरे के रंग की तरह नीला हो चुका था। वो अपने घाव को पानी में डालकर उस पर जोक भी चिपका कर देखती है ताकि उसका चोट ठीक हो जाए, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी बेबी ओची यूरी को एक कीड़ा दिखाते हुए अपनी भाषा में इस कीड़े को खाने के लिए कहता है। चमत्कारी रूप से यूरी भी अपने आप ही उसकी भाषा में बोलने लगती है। यूरी और बेबी ओची दोनों चौंक पड़ते हैं, जिसके बाद बेबी ओची यूरी को अपनी भाषा में अलग अलग चीजों के नाम बताता है और यूरी भी उसे इंसानी दुनिया की चीजों के नाम उसकी भाषा में बताती है। यूरी को ऐसा लगता है कि शायद बेबी ओची के यूरी को काट लेने के कारण ये होने लगा था। यूरी खुशी से इसके बाद जंगल में यहां से वहां दौड़ने लगती है, ये कहते हुए कि वो ओची की भाषा में बोलने लगी। लेकिन तभी बेबी ओची के सामने यूरी एक गड्ढे में गिर जाती है, जो असल में एक इंसानी ट्रैप होता है। उधर मैक्सिम और उसकी टोली यूरी को ढूंढते हुए जंगल के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उसके पैरों के निशान भी मिल जाते हैं। उधर जंगल में बेबी ओची उस ट्रैप के पास एक पेड़ पर काफी ऊंचाई पर चढ़ जाता है और यूरी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। यूरी उस ट्रैप के अंदर गिरकर बेहोश पड़ी थी कि तभी वहां दाशा आ जाती है, जो बेहोश यूरी को वहां से निकालकर अपने घर ले आती है। यूरी होश में आ जाती है और अपनी मां को पहचान लेती है। दाशा तुरंत पहाड़ों के चमगादड़ के खून से बनी दवाई का इंजेक्शन यूरी को लगाने लगती है ताकि उसके ओची का घाव ठीक हो जाए। लेकिन यूरी उन्हें मना करते हुए कहती है कि इसी चोट के कारण वो ओची से बात कर पा रही है। लेकिन दाशा उसे कहती है कि असल में उसने बचपन में यूरी को अपनी बांसुरी की मदद से ओची की ये भाषा सिखाई थी, इसलिए वो चिंता ना करे। जिसके बाद दाशा यूरी को इंजेक्शन लगा देती है। उधर दाशा के घर के बाहर पेत्रो पहुंच चुका था, जो मैक्सिम को यूरी की खबर दे देता है। अगली सुबह यूरी का घाव ठीक हो चुका था। दाशा बांसुरी पर एक गीत बजा रही थी, जिसे सुन यूरी कहती है, मुझे पापा ने बताया था कि ये गीत आपका है। दाशा उसे बताती है कि नहीं, ये गीत असल में ओची का है। असल में दाशा को इन जीवों में बहुत रुचि थी और इसलिए उसने इन जीवों की भाषा सीखी थी। वो यूरी को बताती है कि ये जीव आपस में शब्दों के जरिए नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के जरिए बात करते हैं, और जब भी ऐसा होता है ये देखने में एक चमत्कार की तरह लगता है। लेकिन ऐसा सिर्फ ओची जीवों के बीच में ही होता है। हम इंसान इन जीवों के साथ ऐसा रिश्ता कभी नहीं बना सकते और ना ही ये जीव हम इंसानों को पसंद करते हैं। लेकिन यूरी कहती है, माँ, मैं ऐसा रिश्ता बना चुकी हूँ उस बच्चे के साथ और मुझे उसे उसकी माँ के पास ले जाना ही होगा। लेकिन दाशा के मुताबिक जिस तरह चिड़िया के बच्चों को इंसानों के छू लेने के बाद वो इंसानी गंध के कारण उस बच्चे को अपने घोंसले में नहीं रखती, उसी तरह इस ओची की माँ भी इस बच्चे को अब स्वीकार नहीं करेगी। यूरी बहुत गुस्सा होते हुए कहती है कि उसने तो खुद अपने बच्चों को छोड़ दिया, अब वो यूरी को भी इस बच्चे को अपनी माँ तक ले जाने नहीं दे रही। तभी यूरी को एक मैप दिखता है जिसमें ओची की गुफा की लोकेशन मार्क थी, जहाँ ये रहते थे। यूरी अपनी माँ को कहती है, मैं इस बच्चे को यहाँ ले जाऊंगी। दाशा कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारी जाओगे। लेकिन यूरी अपनी माँ का कहना नहीं मानती और खाने के लिए कुछ अंडे लेकर वो बेबी ओची की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ती है। कुछ समय बाद मैक्सिम, पेत्रो और उसकी टोली दाशा के घर पहुंच जाती है। मैक्सिम को दाशा से जब पता चलता है कि यूरी जा चुकी है, वो उस पर बहुत गुस्सा होते हुए कहता है कि वो एक पागल औरत है जो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर अकेली रहती है, इसलिए उसने बच्चों को दाशा से हमेशा दूर रखा।
दाशा भी उस पर बहुत गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने मेरा हाथ काट दिया था, क्या तुम वो भूल गए? मैक्सिम कहता है वो मैंने इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। शायद दाशा को भी ओची ने पहले कभी काटा होगा और उसके जहर को फैलने से रोकने के लिए मैक्सिम ने ऐसा किया हो। इसके बाद इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और ये लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं जब पेत्रो मैक्सिम को वही मैप दिखाता है जिसमें ओची के गुफा की लोकेशन मार्क थी। मैक्सिम खुश होते हुए कहता है अब इन राक्षसों का अंत होगा। उधर यूरी बेबी ओची को ढूंढ रही होती है। वो उसे ढूंढते हुए बहुत पुकारती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। थककर वो रोने लगती है और रोते रोते ही बेबी ओची को पुकारने लगती है। बेबी ओची उसी पेड़ पर था जो असल में थक कर सो गया था। वो जैसे ही उठता है उसे यूरी की पुकार सुनाई दे जाती है। वो भी इसका जवाब देता है जिसे यूरी सुन लेती है। अगले ही पल यूरी बेबी ओची तक पहुंच पेड़ पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को देख खुशी से चिल्लाने लगते हैं। रात को आग जलाकर यूरी बेबी ओची के लिए अंडा पकाने लगती है और बाद में ये दोनों पेट भरकर दूध भी पी लेते हैं। अगली सुबह दाशा भी रह नहीं पाती और अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ती है। उधर मैक्सिम भी अपनी टोली के साथ यूरी की तलाश में नदी तक पहुंच चुके थे। उधर यूरी नदी के पास पेड़ काटने वालों के एक खाली पड़े टेंट की रस्सियों के जरिए एक राफ्ट बनाकर नदी में आगे बढ़ जाती है और कुछ समय बाद ये एक विशाल पहाड़ के सामने पहुंचते हैं जिसके तल में एक गुफा थी। इस पहाड़ में छोटे छोटे छेद भी थे जो असल में इन ओची जीव की छोटी गुफाएं थी। इस पहाड़ को देख बेबी ओची खुशी से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन ढेर सारे ओची अपनी गुफाओं से झांकने लगते हैं। बेबी ओची इन सभी को देख खुशी से इन्हें पुकारने लगता है लेकिन बेबी ओची के साथ यूरी को देख ये सभी अपनी अपनी छोटी गुफाओं के मुंह को पत्थरों से बंद कर लेते हैं। ठीक उसी पल मैक्सिम और उसकी टोली भी ओची ओची चिल्लाते हुए वहां आ पहुंचती है। यूरी तुरंत अपनी राफ्ट को तेजी से नदी में आगे बढ़ाने लगती है जिस कारण उसकी राफ्ट एक पत्थर से टकरा जाती है और ये दोनों नदी में गिर जाते हैं और बहने लगते हैं। यूरी बड़ी मुश्किल से तैरकर खुद को और बेबी ओची को बचाकर एक चट्टान पर चढ़ जाती है जो गुफा के बिल्कुल पास थी। मैक्सिम उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन यूरी नहीं रुकती और गुफा के अंदर चली जाती है। ये देख मैक्सिम बच्चों को वहीं रुकने को कहकर खुद भी गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। यूरी धीरे धीरे अंधेरी गुफा में आगे बढ़ रही होती है जब अपने पिता की आवाज सुन वो टूटे हुए पेड़ों के बीच से तेजी से आगे भागने लगती है। तभी उसे अपने पिता की दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है। यूरी मैक्सिम के पास पहुंचती है और देखती है कि उनका पैर एक पेड़ के गिरने के कारण उसके नीचे आ गया था। यूरी की पीठ पर बेबी ओची को देख मैक्सिम तुरंत अपनी कुल्हाड़ी पकड़ने लगते हैं। बेबी ओची भी मैक्सिम पर गुस्से से गुर्राने लगता है। यूरी बेबी ओची को शांत हो जाने को कहती है। ये देख मैक्सिम चौंक पड़ते हैं। यूरी कहती है पिताजी मुझ पर विश्वास कीजिए। जिसके बाद बेबी ओची यूरी के कंधे से उतरकर मैक्सिम के पास जाता है और बैठ जाता है और उसे प्यार से देखने लगता है। हैरान मैक्सिम उसके सिर को सहलाते हुए उसे प्यार करने लगता है। जिसके बाद यूरी और मैक्सिम दोनों मिलकर पेड़ को उठाते हैं और मैक्सिम अपने पैर को बाहर निकाल लेते हैं। उधर बाहर बाकी के बच्चे भी गुफा तक पहुंच जाते हैं। पेत्रो भी तैरकर गुफा के दूसरे हिस्से में पहुंच गया था जहां उसे उसकी मां दाशा मिलती है और इसी दौरान इन्हें गुफा में इंसानों द्वारा बहुत पुराने समय में बनाए हुए चित्र भी दिखते हैं जिसमें इंसान बांसुरी के जरिए इन जीवों से बात करते दिख रहे थे। दाशा गलत थी। इंसान और ओची पुराने समय में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उधर यूरी गुफा से एक खुली जगह में बाहर आती है। इस जगह के ठीक बीचों बीच मुखिया ओची की गुफा थी और यही बेबी ओची की मां भी थी। यूरी डरते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ठीक उसी पल मैक्सिम देखता है कि उसकी टोली भी वहां पहुंच चुकी है जो ओची के मुखिया पर निशाना साध चुके थे। मैक्सिम चिल्लाते हुए उन्हें रोकते हैं लेकिन तभी एक बच्चा गोली चला देता है जो ठीक मुखिया ओची के पास से गुजरती है। बाकी के बच्चे भी गोलियां चलाने लगते हैं। मुखिया ओची और बाकी का सारा झुंड इसके बाद एकदम हिंसक हो जाता है और यूरी की तरफ बुरी तरह से गुर्राने लगता है। मैक्सिम तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर पेत्रो भी बच्चों के पास पहुंच उन्हें गोली चलाने से रोक देता है। सारे ओची बुरी तरह से हिंसक हो चुके थे कि तभी दाशा वहां बांसुरी बजाते हुए आती है जिसे सुन सारे ओची धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। ठीक उसी पल यूरी अपनी आंखें बंद करती है। अचानक वो पानी में ऊपर की तरफ उठने लगती है। ये मैक्सिम थे जो उसे अपने कंधे पर बैठाकर ऊपर उठाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अगले ही पल यूरी और बेबी ओची दोनों मुखिया ओची को पुकारने लगते हैं और उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। हैरान मुखिया ओची भी इनसे बात करने लगती है जिसके कारण आसपास की सारी प्रकृति झिलमिला उठती है।
दाशा, मैक्सिम, पेत्रो और सभी बच्चे ये दृश्य देख हैरान थे। यूरी मुखिया ओची के पास पहुंच झुककर बैठ जाती है। अगले ही पल बेबी ओची अपनी मां की तरफ कूद पड़ता है। दोनों आपस में खुशी से लिपट पड़ते हैं। यूरी बुरी तरह से रोने लगती है। तभी दाशा भी उसके पास आकर रोते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है। यह देख मैक्सिम और पेत्रो भी भावुक हो उठते हैं। इन्हें देख मां और बेबी ओची खुशी से चिल्लाने लगते हैं। जिन जीवों को यूरी अपने परिवार के टूटने का जिम्मेदार मानती थी, अंत में उन्हीं की बदौलत उसका परिवार अब एक हो गया था।